बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चाइना चौक इस्लामाबाद से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, इस वक्त देखें पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। काफिलों की तलाश जो केपी से आ रही हैं वो आपको पता चल गया, प्लान चेंज हो गया। इधर तैयारियां जो है वो दरी की दरी रह गई है। पुलिस जो है वो इस वक्त देख लें किस मोड में चली गई है। शायद उनको तो था कि आज को मैच पड़ेगा, लेकिन मैच आज नहीं पड़ेगा। इस हवाले से केपी से क्या इतलात आ रही है? दूसरा, ये मुल्तान की क़यादत ने क्या किया है, लाहौर की क़यादत ने क्या किया है। ये तो कह रहे थे पंजाब जागेगा तो फिर वफाक जागेगा। अगर पंजाब से जवाब इस तरह उस तरह का नहीं मिलता जैसे इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनके मुतालबात में और पूरे होने में और तकरीबन 24 घंटे का टाइम लगेगा और मुतालबात मान लिए जाएंगे, लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। हमने पहले भी ये बात की थी कि पंजाब के बग़ैर आप पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी तब्दीली नहीं ला सकते। अंग्रेज़ आज से 100 साल पहले लिख के गया कि पंजाब के लोगों को लीड करो। तो यहाँ आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी तहरीकें शुरू हुई हैं वो आपको लाहौर या पंजाब से ही उठती हुई नज़र आती हैं। केपी से लोग आते हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, इमरान खान के साथ भी खड़े हैं, लेकिन उसका वो इम्पेक्ट नहीं जाता जो आपके पंजाब का होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप तारीख़ी तौर पर भी देखें तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा पंजाब के पीछे छुपती रही है। क्यों? उनको पंजाब से ये उम्मीद होती थी कि हम कुछ भी करें पंजाब के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन अब एक रिजेंटमेंट है पंजाब के लोगों के अंदर, मज़ाहमत मौजूद है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ आपको देख लें कि सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हमने आम इंतखाबात के रोज़ भी देखा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं, लेकिन इन सारे मामलात को कैश करवाने वाला कोई मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब गुज़श्ता 1.25 साल 1.5 साल से जेल में हैं। जो मौजूदा क़यादत पंजाब की है वो ज़्यादातर रोपोश हैं या मंजर आम से गायब हैं या समझौता कर चुके हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो हुकूमत की तारीफ़ करते हुए भी नज़र आते हैं, और निजी महफ़िलों में देख लें या जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर गैलरियों में उनकी गुफ्तगू सुने तो वो आपको पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें करते हुए नज़र आएंगे। शायद उनके कुछ मामलात फंसे हों जिनको क्लियर करवाने के लिए वो हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की और मरीम नवाज़ की तारीफ़ें करते पाए जाते हैं, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके तो पार्टी के बयानिए को डैमेज कर रही हैं। जब उनको पता हो कि आगे पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं, दूसरी जमात का कोई फ्यूचर है। ये तो आपको पता है लास्ट टाइम सब की एनालिसिस ये कह रहा है कि ये नून लीग का या पीपल्स पार्टी की ये लास्ट टाइम है, इसके बाद इनको बारी नहीं मिलेगी। अगला दौर जो होगा इमरान खान का होगा, पीटीआई का होगा। तो जब इतना बड़े साइन सामने नज़र आ रहे हैं तो फिर कैसे कोई रिस्क ले सकते? देखिए, मफाद परस्ती बाज़ औक़ात आपके नज़रियात पर हावी हो जाती है। बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर ये समझते हैं कि इमरान खान जेल में है और जेल में रहते हुए अगर हम बाहर कुछ कर भी लें तो कोई इतना ज़्यादा पता नहीं चले। आप देख लें कि पीटीआई के अंदर शाह फरमान ने 9 मई के बाद पीटीआई छोड़ दी थी, लेकिन अभी तकरीबन कोई 1-2 महीने पहले तक वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई एडवाइज़र या मुशीर के किसी ओहदे पर थे, और उसके कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने उससे दोबारा इस्तीफ़ा दिया था। तो शाह फरमान तो छोड़ चुके थे पार्टी, दोबारा पीटीआई के अंदर कैसे आए? इमरान खान की इजाज़त के बगैर। देखिए, इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसने उनको कबूल किया? ये तो वो सवालात हैं जो पीटीआई, हालांकि जो पीटीआई के कारकुनान हैं सोशल मीडिया पर देखें वो उनकी पार्टी में दोबारा वापस आने पर एहतजाज करते हैं। शकील खान जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था करप्शन के इल्ज़ामात लगा के, उसकी जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसके हेड भी ये थे। तो मुझे बताएं कि ये पार्टी में वापस कब आए, इनको कबूल किसने किया, पार्टी में दोबारा आने की इजाज़त किसने दी? इमरान खान ने तो नहीं दी, क्योंकि अगर इमरान खान इनकी इजाज़त दे सकते थे तो फिर वो फवाद चौधरी और दीगर की भी दे देते। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मफाद परस्त हैं जो इमरान खान को धोखे में रखते हुए इस तरह के मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पंजाब की क़यादत के हवाले से इससे पहले भी कंप्रोमाइज़ सामने आ चुके हैं। जो हमाद अज़हर हैं, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, उनको आप देख लें काफ़ी अरसे से वो मंजर आम से गायब हैं, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स थे। इमरान खान ने भी मना किया हुआ था, लेकिन ये एक ऐसा मौका था मेरे ख्याल में जहाँ तमाम क़यादत को बाहर निकलना चाहिए। इस वाली काल में इमरान खान ने सिवाय मुराद से सबको बाकी सब बाहर आए, लेकिन अभी भी देख लें कि पंजाब के अंदर उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए। अवाम बाहर निकले हैं, लेकिन अवाम जब बाहर निकले हैं तो अवाम को लीड किसने करना है? कोई पता तो चले ना कि आगे आपने कहाँ किस जगह इकट्ठे होना है, या कोई एहतजाज करना है या अपने अपने शहरों में करना है, जब आपका MNA MPs मौजूद ही नहीं है। टोटल आप देखें पंजाब के 297 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 141 कौमी असम्बली के हल्के हैं। कितने लोग, कितने बंदे ऐसे हैं, कितने टिकट होल्डर हैं, कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आम इंतखाबात में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है और वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं?
कम अज़ कम 297 प्लस 141 ये 438 बनते हैं। 438 जो टिकट होल्डर थे कम अज़ कम उन्हें तो ग्राउंड पर होना चाहिए था। अगर वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई की जो पंजाब की क़यादत है या तो वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है या फिर वो खौफज़दा हैं कि हमारे खिलाफ मुकदमात बनेंगे, हमें थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने रात को भी ये कहा था कि किसी भी सियासतदान की सीवी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो बतौर सियासतदान हवालात का या जेल का वो खाना खा के नहीं आता, चक्कर लगा के नहीं आता। इमरान खान साहब की सीवी में कमी थी, वैसे मुशर्रफ दौर में 7 रोज़ उन्होंने गुजारे थे जेल में, लेकिन अब मुकम्मल हो गई उनकी सीवी, रिफाइन हो के आ रहे हैं। जी जी, तो वो गोटा किनारी उनकी सीवी की भी हो गई है। तो अब बाकी जो मौजूद है बाहर, उस क़यादत का क्या करना है? क्या लाहौर के अंदर उस तरह क़यादत निकली है? लाहौर में आपने मुस्लिम लीग नून का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, गढ़ था लाहौर मुस्लिम लीग नून का। आपने वहाँ से नवाज शरीफ को हराया, शहबाज शरीफ को हराया, मरियम सफदर को हराया, इसके अलावा हमजा शहबाज को हराया, अलीम खान को हराया, और कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको आपने लाहौर से सफाया जिनका कर दिया, उनकी सियासत का सफाया कर दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक और रुहेल असगर ये 2 ऐसे बंदे थे कि नवाज शरीफ अगर लाहौर से हार जाए तो ये काबिल कबूल था। ख्वाजा साद और शेख रुहेल असगर का लाहौर से हारना ये किसी तौर मुमकिन ही इसको करार नहीं दिया जाता था, लेकिन आपने उन दोनों को भी शिकस्त दी है। तो उसके बावजूद आप लाहौर को कैप्चर करने में नाकाम कैसे हुए? तो ये पार्टी की जो हिकमत अमली है मेरे ख्याल में उसको उस पर गौर करने की ज़रूरत है। पंजाब की ये सारे मामलात देखने थे या इमरान खान साहब देखते, या पार्टी की जो दीगर मरकज़ी की आदत है वो ये देखती, या फिर जो पंजाब के सदर थे हमाद अज़हर वो इन सारे मामलात को देखते। अब वो मंजर आम पर नहीं है। पंजाब मरकज़ में आप पीटीआई की क़यादत को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीबन कोई 4 महीने से कोट लखपत जेल में है। आज तक पार्टी की क़यादत एक दिन के लिए उनसे मुलाकात के लिए नहीं गई कि चलें इमरान खान बाहर मौजूद है, नहीं है तो हम जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से भी रब्ता कर लें, उनसे भी मुशावरत कर लें। उन्होंने बल्कि गुज़श्ता दिनों शिकवा किया कि यार हम भी यहाँ पर मौजूद 40 साल मेरा भी सियासत का तजर्बा है, आप मेरे पास आ जाएं, हो सकता है मैं आपको कोई अच्छा मशवरा दे दूँ कि आपने सियासी जमातों के साथ इंगेज कैसे करना है, या कौन सी सियासी जमात के अंदर कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें इस तरह की इंगेजमेंट में सियासी जमातों के दरमियान अगर फासले हैं तो उनको कम करने में वो मददगार। डिप्लोमेसी के वज़ीर खारजा रहे हैं, फिर उनसे बेहतर डिप्लोमेसी और कौन जानता होगा। पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, पीटीआई के दौर में वज़ीर खारजा रहे, उनके दौर में आप देख लें कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे ईरान के दरमियान, सऊदी अरब के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था, आपने उनको ख़त्म करने की कोशिश की और फिर उस पर लबैक हुआ और फिर वो तनाज़ा बाद में हल भी हुआ। इंटरनेशनल रोल था, आगाज़ इनिशिएटिव पीटीआई का था और बाद में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान वो खारजा ताल्लुकात में नरमी आई। दोनों ने सफ़ीर एक दूसरे के ममालिक में भेजे और वो बर्फ़ पिघली। तो ये आगाज़ कहाँ से हुआ था? इमरान खान साहब ने ईरान का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू की। तो यार जब आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका मौजूद है, इतनी बड़ी आपकी खिदमत है, तो आप यहाँ पंजाब के अंदर या अपनी पार्टी के अंदर ये सारे मामलात को मैनेज करने में गलती हुई है? गलती कहाँ पे हुई? मेरे ख्याल में मरकज़ी जो क़यादत है ना, वहाँ से ये गलती मैनेज नहीं हो रही। क्योंकि अगर कोई ऐसा सेल होता, इस वजह से कि पार्लिमानी और पार्टी के जितने ओहदे थे वो केपी वाले दोस्तों को दे दिए गए, पंजाब में वाहिद शेख वकास अकरम हैं जिनके पास ओहदा है, सिर्फ इस वजह से। तो अगर आपको ओहदे नहीं मिले थे तो कम अज़ कम आप अपनी मेहनत से ओहदे हासिल कर लेते। क्या शेख वकास अकरम जो हैं उनको जो पार्टी इतलात दी गई है, या सलमान अकरम राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल तो वो हैं, क्या उनको जो ओहदे दिए गए हैं क्या वो मेरिट पर नहीं उतरते? ये दो वो लोग हैं, सलमान अकरम राजा को देख लें या शेख वकास अकरम को देख लें, इनके मौक़िफ़ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी। कोई चौंके चुनांचे अगर मगर इनकी चीज़ों में आपको नज़र नहीं आता, अच्छा ये होगा तो हम यूँ कर लेते, ऐसा होता तो हम वैसे कर लेते, वो बिल्कुल क्लियर है अपने मौक़िफ़ में। सलमान अकरम राजा भी हों, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, पार्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से, या सियासी जमातों के जो उनकी सियासत है इस मुल्क के अंदर, या मैंडेट के हवाले से उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है और वो उसके ऊपर बार बार उसको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बात करते हुए भी नज़र आते हैं। तो अगर ये दो लाहौर से, एक लाहौर से हैं, दूसरे मेरे शहर जंग से हैं, तो मुझे बताएं कि ये हाँ, तो ये दो अगर पार्टी के इतने अहम ओहदों पर बैठ सकते हैं तो क्या दीगर लोगों का ये हक नहीं बनता था कि वो भी अपनी मेहनत करते? इन लोगों ने मीडिया के ऊपर अपनी पार्टी की जो उनकी अपोजिशन थी उसका दिफा किया, अपने पार्टी नैरेटिव को इन्होंने उसको दिफा किया, उसके बाद इनको पार्टी के अंदर अहम ओहदे दिए गए। और अभी भी आप देख लें कि इमरान खान की हमें पॉलिसी ये नज़र आती है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर किसी न किसी ओहदे पर उनको अकोमोडेट किया जाए। इससे पहले शुएब शाहीन थे, उनको ओहदा दिया गया, उसके बाद आप देख लें रऊफ़ हसन साहब को ओहदा दिया गया, उसके बाद अब शेख वकास अकरम है, इससे पहले जनरल सेक्रेटरी के ऊपर देख लें उमर अयूब थे, उसके बाद अब सलमान अकरम राजा हैं। मुमकिन है इनके बाद 2-3 महीने के बाद किसी और को ये ओहदा दे दिया जाए।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہے, جو اپنے جو ورتھ ہے, جو اپنی قابلیت کو ثابت کر رہا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ عہدے سارے وہاں چلے گئے جس کی وجہ سے پنجاب کی قیادت ناراض ہے, تو بھائی آپ کی ناراضگی عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہے نا. آپ کی ناراضگی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ مرکزی قیادت کے ساتھ ہوتی. تو آپ کم از کم پنجاب میں اپنے طور پر تو کام کرتے. تو پھر آپ یہ کہتے ہوگا دیکھیں ریوائول اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ انٹرنل جو پالیٹکس پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے یہ ختم ہو. جیسے ہم نے کہا کہ جب تک پنجاب نہیں نکلے گا, پنجاب کی قیادت نہیں نکلے گی, یہ نہیں ہو سکتا. ایک زرتاج گل قافلہ لے کے آ رہی ہے, لیکن ملتان کے سارے جو بڑے بڑے کرتا دھرتا تھے وہ اپنی گرفتاریاں دے کے اور بڑے مسکراتے ہوئے ہاں تصویریں بنا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا گوجرا سے ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی بڑے مسکراتے ہوئے گرفتاری دے رہے ہیں. یا تو آپ کسی قافلے میں آپ کو پکڑا جاتا, دھکے دیتے ہوئے آپ کی گرفتاریاں کی جاتی, تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی, آپ مزاحمت نظر آتی. اب یہ تو وہی بات ہو گئی احسن اقبال صاحب علی کے نواز شریف صاحب باہر گئے, ان کو پیچھے سے گرفتار کیا گیا, پولیس نے اندر گاڑی میں بٹھایا تو انہوں نے کہا 1 منٹ یار میں نے ذرا فوٹو بنوانی ہے. وہ دوبارہ نیچے اترے, کیمرہ مین کو کہا, اور گاڑی میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی وکٹری نشان بنوا کے تصویر بنائی تاکہ بعد میں اس کو کیش کروا سکیں. تو آپ تو پھر اس لیول کی سیاست کر رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ کا جو ایک خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں. آپ پوری ریاست آپ کے اگینسٹ کھڑی ہے, تمام سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف ایکا کر چکی ہیں, اور اس کے باوجود آپ اپنے جمہوری حق کے لیے, سیاسی حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر آپ اس چیز کو مینٹین رکھتے. یہ وہ مشکل وقت ہے کرامت مغل صاحب کہ جس کے اندر آپ ہیرو سے زیرو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ زیرو سے ہیرو بھی بن سکتے ہیں. 1 سیکنڈ نہیں لگتا, 1 سیکنڈ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے غلط فیصلہ کرے اور زیرو ہو جائے. دیکھیں سیاست دان ہو, مزاحمت سے ڈرتا ہو, تو پھر میرے خیال میں اس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. آپ کو ڈنڈے بھی کھائے, یہ کام ہی ایسا ہے یار. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے ہم صحافی ہیں, ہم بلو کلر جاب ہے ہماری, ہم کہیں یار نہیں ہم تو باہر بھی نہ نکلیں, ہم سے دھوپ میں کھڑا کر کے بیپر بھی نہ لیے جائیں, ہم بڑے نازک مزاج ہیں, تو پھر ہمیں صحافت نہیں کرنی چاہیے. سیدھی بات ہے, ہماری جاب ایسی ہے کہ ہمیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے, گرمی جون جولائی کے دنوں میں ہمیں 2-2 3-3 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہو کے بیپر دینے پڑتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کرنا ہے ہم نے, تو ہم اس فیلڈ میں ہیں. جب ہمیں لگے گا کہ یار یہ میں کام نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا, پھر مجھے فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یار مجھے وہ جو خواتین والے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں وہ مجھے دے دیں, میں وہ جا کے کور کر لے. تو ایسا نہیں ہوتا. سیاست فیلڈ کا کام ہے, مزاحمت کا نام ہے, اور جہاں سے نہیں, آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پیچھے بھی چلے جائیں, انگریزوں کے دور سے آپ لے کر چلیں, تو وہاں پر بھی اس وقت بھی اسی طرح کی مزاحمتی سیاست کرنے والے یاد رکھیں. اس وقت جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, سارے راستے یہ بند ہے, بہت سکون ہے, بہت سکون ہے. وہ تو دیکھیں, وہ تو آج کا پیش خامت یہ بڑے طوفان کا. ہم نے رات کو کیا کہا تھا کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویلکم کرنے کا پلان بنا چکی ہے. رات کو ہم نے کہا کہ 2 روز کے لیے یہ اپنے انہوں نے ڈیلے کیا ہے. 24 تھا, 24 کو یہاں پہنچنا تھا. عمران خان نے ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ آپ نے جمعہ کو قافلے روانہ ہوں گے, 24 کو یعنی آج اتوار کے روز یہاں اسلام آباد پہنچنا تھا. نہیں پہنچے, پالیسی تبدیل ہوئی, کہا گیا کہ 24 کو روانہ ہوں گے. مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی حتمی نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے بعد ہم صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. اب تازہ ترین خبر یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ اس احتجاج کو 1 ہفتے تک مزید کھینچنے کی تیاریاں ہیں. 1 ہفتے کا ہم نے رات کو کہا تھا کہ 27 نومبر کو عمران خان کے 8 مقدمات جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں, لاہور میں جن کی سماعت ہوگی, وہاں درخواست ضمانت پر سماعت ہے 27 نومبر کو. اب 27 نومبر کو اگر اس کے اوپر ضمانت ہو جاتی ہے, پھر آپ کے پاس پیچھے ایک مقدمہ رہ جاتا ہے تھانہ نیو ٹاؤن والا. اس میں بھی عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ 7 تاریخ کو ختم ہوگا. 7 تاریخ کو آپ کا جسمانی ریمانڈ عمران کا ختم ہوگا. وہ جوڈیشل اگر ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد یا اسی روز ضمانت کی درخواست آ جائے گی. جب ضمانت کی درخواست آئے گی تو کبھی امکان ہے کہ ان کی اس مقدمے میں بھی ضمانت ہو, اور جب اس مقدمے میں آپ یوں کہہ لیں کہ 1-2 روز مزید لگ سکتے ہیں, تو جب 1-2 روز مزید لگیں گے تو ایگزیکٹلی تاریخ وہی جا کے بنتی ہے 30 نومبر یا 1 دسمبر کے, یعنی نومبر میں فیصلہ ہو, نومبر کے آخر میں یا 1 دسمبر کو بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. پالیسی اس وقت یہی ہے کہ اس احتجاج کو کھینچا جائے. حکومت کو, پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ حکومت زیادہ دیر تک اس طرح کی صورتحال یعنی کو پہلے آنکھ کون جھپکے گا. دیکھیں یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے کہ کون آنکھ جھپکتا ہے. پی ٹی آئی چونکہ سڑکوں پر ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذمہ داری زیادہ حکومت کے اوپر آتی ہے. مذاکرات کامیاب ہونے ہیں, ناکام ہونے ہیں, اس میں بھی حکومت نے پہل کرنی ہے. جس کے بعد حکومت وہی ہے جو وہ ہے, ہم اسی کو حکومت کہہ رہے ہیں. یہ تو آگے صرف ان کا ایک وہ پبلک فیس ہے, یوں کہہ لیں. حکومت انہی کے پاس ہے, اختیارات انہی کے پاس ہے, مذاکرات بھی انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ایک خبر اس وقت بھی حکومتی حلقوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ معاملات کو اس نہج تک نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں.
ایک طرف ایکسٹریم پر عمران خان کھڑے ہیں، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، درمیان میں یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے، درمیان میں یہ بیچارے جو ہے وہ کچلنے کی ان کی امکانات جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اب یہ مزاحمت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان بھی اپنے کسی موقف سے پیچھے ہٹیں گے۔ جو اب تک ان کی سیاست ہے 2.5 سال سے کسی شخص کا اپنے بیانیے کو مینٹین، نہ صرف مینٹین رکھنا بلکہ ہر گزرتے روز اس کو عوام کے اندر مزید پھیلانا، بڑھانا اور اپنی حمایت حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے۔ یہ شاید آج تک جتنی بھی ہماری سیاسیات کی کتابیں ہیں، تھیوریاں ہیں، اس کے اندر شاید اس طرح کی کوئی تھیوری نہیں پڑھائی گئی جو پہلی بار پاکستان کے اندر ایک طرح سے اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے یا اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں 3-4 روز اہم آنے ہے۔ والے دنوں میں نہیں، آج سے پتہ چل جائے گا مومنٹم کیا بنتا ہے۔ دیکھیں عوام تو نکلی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، عوام نکلی ہے، لیکن 1-2 روز میں اگر یہ لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہیں، یہاں پر ابھی نہیں بھی پہنچتے، پرامن رہتے ہیں، تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کامیاب ہو چکا ہے۔ سعید بلوچ اور کرامت مغل کو ڈی چوک سے اجازت دیجیے، لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔